चाइनीज एक्सपर्ट्स की तरफ से अभी स्वीकार किया जा रहा है कि पीपल लिबरेशन आर्मी लद्दाख में इंडियन आर्मी का सामना नहीं कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए अभी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हाईटेक वेपन्स को क्लियर किया जा रहा है। भारत और जापान के बीच अभी एक नेवल एक्सरसाइज को शुरू किया गया है। वहीं पर भारत और इजराइल अभी एक साथ मिलकर हाईटेक वेपन्स को जॉइंटली डेवलप करने के साथ साथ उसको फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बढ़ रही तनाव को कम करने के लिए अल्टरनेट पेट्रोल मेथड को अप्लाई करने का प्लान किया गया है। और एक बार बैरल फटने की वजह से अभी पूरी की पूरी ATGS प्रोग्राम को ड्राइंग बोर्ड स्टेज में वापस भेजने का प्लानिंग किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ATGS को लेके है। रिसेंटली आपने सुना होगा ATGS का ट्रायल के दौरान इसका बैरल फट गया था। अभी इसके बारे में छानबीन किया जा रहा है, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स में अभी इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक अभी इनकी बैरल फटने की वजह से इन गन्स की डेवलपमेंट वापस ड्राइंग बोर्ड स्टेज में जा सकता है। कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी की तरफ से इजरायली एथॉस गन के बदले ATGS को इंडक्ट करने का प्लान किया गया था और ऐसे करीब 400 गन को इनिशियल दौर में शामिल करने का फैसला किया गया था। और अभी ATGS का जो ट्रायल चल रहा था, इसको क्लियर करने के बाद तुरंत ही 40 ATGS को इंडियन आर्मी में शामिल करने का प्लान भी किया गया था और फ्यूचर में ऐसे 1180 गन को भी इंडियन आर्मी में शामिल करने का प्लान किया गया था। लेकिन बैरल फटने की वजह से अभी ये ATGS के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि असल मायने में बैरल किस वजह से फटा था, इसमें बैरल में कुछ खराबी थी या फिर एमुनिशन में कुछ खराबी थी। पर फिर भी अभी इसी बात को बहाना बनाकर ATGS को ऑपरेशनल करने को लेके इसकी सेफ्टी इशू के बारे में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। DRDO की तरफ से भी एक हाई लेवल की कमेटी को इस केस को छानबीन करने के लिए अपॉइंट किया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके बारे में अपना रिपोर्ट नहीं दिया है। वैसे ATGS की हिस्ट्री पर अगर नजर डालें तो अभी तक इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है और ये ATGS के साथ पहला इंसिडेंट हुआ था जहां पर इसका बैरल फटा है। तो इसी बात को आधार करके जो लोग अभी ATGS को वापस ड्राइंग बोर्ड स्टेज में भेजने की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर किया जा रहा है, क्योंकि बैरल M777 आर्टिलरी गन्स का भी फटा था और हमारे धनुष गन का भी फटा था और उनको तो ड्राइंग बोर्ड स्टेज में वापस नहीं भेजा गया था। तो अभी ATGS के साथ ये सब क्यों किया जा रहा है? असल में अभी इंडियन आर्मी में 2027 से पहले 3000 के आसपास नए आर्टिलरी गन को शामिल करने का फैसला किया गया है, जिनमें से लगभग 1580 टोड आर्टिलरी गन होने वाले हैं और ATGS इस सेगमेंट में लीड कर रहा है। तो शायद यहाँ पर फिर से फॉरेन लॉबी का चक्कर चल रहा है, क्योंकि अभी तक जिस ATGS का बैरल फटा था उससे 1000 से भी ज्यादा राउंड फायर किए जा चुके थे और अभी तक इसमें एक भी बार कोई इशू सामने नहीं आया था। तो एक बार बस बैरल फट जाने की वजह से इसको एकदम से ड्राइंग बोर्ड स्टेज में भेज देना, ये बात हजम नहीं हो रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट तेजस को लेके। इसी हफ्ते की शुरुआत में ये खबर सामने आया था कि तेजस की FOC वेरिएंट की 2 यूनिट SP-22 और 23 इन दोनों की टेस्ट फ्लाइट इसी महीने के अंदर ही कंप्लीट होने वाली है। अभी इसके बारे में एक और खबर सामने आई है जिसके मुताबिक तेजस की SP-22 का टेस्ट फ्लाइट अभी पूरा हो चुका है। इसकी टेस्ट फ्लाइट को 24 सितंबर को कंडक्ट किया गया था, जिसके मुथाना जी के द्वारा टेस्ट किया गया था और इसी दौरान तेजस SP-22 को लगभग 43 मिनट तक उड़ाया गया था। SP-21 के बाद SP-22 भी लगभग तैयार हो चुका था, लेकिन चाइनीज आतंकी फैल जाने की वजह से इसकी टेस्ट फ्लाइट लगभग 6 महीने तक डिले हो गया था। इसी दौरान इसके सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड कर दिया गया था और SP-21 की सॉफ्टवेयर को भी आगे चल के अपग्रेड किया जाएगा। SP-23 की बात करें तो इसकी हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल अभी पूरी हो चुकी है और इसी महीने के अंदर ही इसकी भी टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। SP-22 और 23 के बाद अभी SP-24 से लेकर 26 तक को मार्च 2021 से पहले इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का एम रखा गया है। दरअसल ये सभी के सभी अभी तक ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होने चाहिए थे, लेकिन बीच में HAL की तरफ से तेजस की मैन्युफैक्चरिंग करना बंद करना पड़ा था और पैंडेमिक की वजह से पूरा का पूरा प्रोडक्शन फैसिलिटी बंद पड़ा था और इसका तेजस की प्रोडक्शन के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा था और इस वजह से वो लगभग अपने टारगेट से 6 महीने पीछे चल रहे हैं। FOC वेरिएंट के अभी 20 तेजस को बनाया जाएगा, जिनमें से सबसे पहले 16 सिंगल सीटर वेरिएंट होने वाले और बाकी ट्रेनर वेरिएंट होने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसमें चाइनीज डिफेंस एक्सपर्ट ये संदेह कर रहे हैं कि शायद भारत अभी चाइना के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है।
चाइनीज आर्मी के एक रिटायर्ड जनरल वांग होंगवांग ने बताया कि भारत अब भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट लगभग 2 गुना तक ज्यादा कर चुका है, जबकि भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए बस 50,000 ट्रूप्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन भारत एडिशनल 1 लाख के आसपास ट्रूप्स लद्दाख में डिप्लॉय कर रहा है। अब ये ट्रूप की तादाद इनको कहां से पता लगी ये उन्होंने नहीं बताया है। और उनके मुताबिक इंडियन आर्मी अभी जहां पर मौजूद है ये मुश्किल से चाइनीज टेरिटरी से 50 किलोमीटर दूर है। और अगर यहाँ पर इंडियन आर्मी चाहती है तो बस कुछ ही समय के अंदर ही चाइनीज साइड में जाके कब्जा कर सकते हैं। जनरल होंग के मुताबिक चाइना के पास अभी सिर्फ भारत अकेला खतरा नहीं है और ताइवान के स्ट्रेट में अभी चाइना एक और फ्रंट का सामना कर रहा है। और अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होता है तो भारत इसका फायदा उठा सकता है और शायद भारत अभी कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। और चाइना कभी भी भारत और ताइवान इन दोनों के साथ एक बार में लड़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ताइवान के साइड में अगर फ्रंट खुल जाता है तो ये सिर्फ ताइवान तक ही सीमित नहीं रहेगा। बीजिंग के एक और मिलिट्री स्पेशलिस्ट जोहू चेंगमिंग के मुताबिक भारत और चाइना की आर्मी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और भारत में नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट है वो चाइना के मुकाबले काफी ज्यादा है और ये जंग के दौरान एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और वैसे भी उनके मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भारत कभी भी नहीं मानता है और इसी वजह से चाइना को यह डर है कि भारत शायद अभी वापस अक्साई चीन पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। लद्दाख में चल रही फेसअप के दौरान गवर्नमेंट की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए सभी जरूरी इक्विपमेंट सप्लाई करने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है। टाइम्स नामा एक रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के चीफ शामिल रहने वाले हैं। इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के लिए और आर्मी के लिए भी अलग अलग इक्विपमेंट को सैंक्शन किया जा सकता है। इस लिस्ट में इंडियन आर्मी के लिए ग्राउंड बेस हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया जा सकता है और इससे 160 रेडियो को खरीदा जा सकता है। वहीं पर एयरफोर्स को भी अभी एक नया वेपन मिलने वाला है जिसका नाम स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है। डीआरडीओ की तरफ से इसकी सभी डेवलपमेंट ट्रायल पूरा किया जा चुका है और अभी ये सर्विस में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है और अभी डीआरडीओ के साथ इसकी मास प्रोडक्शन को लेकर बातचीत किया जा रहा है। अभी चाइना के साथ जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे में ये हमें चाइनीज एयरफील्ड को निशाना बनाने में काफी मदद करने वाली है और वैसे भी चाइना के पास तिब्बत में बहुत ज्यादा एयरबेस मौजूद नहीं है। इसके साथ अभी पिनाका रॉकेट की मास प्रोडक्शन को लेकर भी बातचीत किया जा रहा है और अभी डीआरडीओ की तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस को पिनाका रॉकेट की सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को सौंप दिया गया है और अभी इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ साथ हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडिया और जापान को लेके है। भारत और जापान के बीच अभी रिसेंटली एक और जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का फैसला किया गया है। रिसेंटली नेवी की तरफ से यह बताया गया था कि भारत और जापान के बीच अभी GMX-20 एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा और इसे इस बार अरेबियन सी में कंडक्ट करने का फैसला किया गया है। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसको आखिरी बार 2018 के अक्टूबर में कंडक्ट किया गया था और तब इसे विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया था। इस एक्सरसाइज के दौरान भारत की तरफ से INS चेन्नई, तेग, तरकस और फ्लीट टैंकर दीपक पार्टिसिपेट करने वाले हैं और वहीं पर जापान की तरफ से कागा और इकाजुची वार्शिप पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नेवल वेसल के अलावा इस एक्सरसाइज के दौरान P-8 एयरक्राफ्ट, पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भी शामिल होने वाले हैं। इस दौरान अलग अलग वेपन फायरिंग एक्सरसाइज, क्रॉस टेक विजिट, कॉम्प्लेक्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस मिशन जैसे और भी कई तरह के नेवल ड्रिल को कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन फिर भी इस एक्सरसाइज को चाइनीज रायता फैलने की वजह से नॉन कॉन्टैक्ट फॉर्मेट में कंडक्ट किया जाएगा। इससे पहले भी पिछले महीने भारत और जापान के बीच एक और नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। हालांकि वो पैसेज एक्सरसाइज था जिसको प्री प्लान नहीं किया गया था, लेकिन अभी इस एक्सरसाइज को पूरे प्लानिंग के साथ कंडक्ट किया जाएगा। अगला अपडेट भारत और इजराइल को लेके है। TNN के रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इजराइल अभी जॉइंटली हाईटेक वेपन्स को डेवलप करने वाले हैं। गुरुवार को हमारे डिफेंस सेक्रेटरी और उनके इजरायली काउंटरपार्ट के बीच हुई मीटिंग के दौरान डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर एक जॉइंट ग्रुप को सेटअप करने का फैसला किया गया है। इसका नाम सब वर्किंग ग्रुप रखा जाएगा, यानी कि शॉर्ट में इसको SWG कहा जा सकता है। इजराइल भारत का एक मेजर आर्म्स सप्लायर है और हर साल इजराइल से भारत लगभग $1 बिलियन से ज्यादा के डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करता है। लेकिन अभी इन सभी वेपन्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इजरायली डिफेंस कंपनी, इंडियन डिफेंस कंपनी और MSME कंपनी के साथ टाई अप करके भारत में एग्जिस्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने के साथ साथ फ्यूचर में नए वेपन्स को और टेक्नोलॉजी को जॉइंटली डेवलप करने वाले हैं। अब इसमें एक खास बात यह कि जो भी सिस्टम यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे या मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, इनको भारत चाहे तो किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट कर सकता है। इजराइल की तरफ से अभी IAI, राफेल एडवांस सिस्टम, एल्विड सिस्टम और एल्टा जैसे कई कंपनी भारत के कंपनियों के साथ टाई अप कर चुके हैं और अभी जिस नई SWG टीम को यहाँ पे फॉर्म किया गया उसको हमारे जॉइंट डिफेंस सेक्रेटरी संजय राजू लीड करने वाले हैं।
भारत और इजराइल के बीच अभी काफी सारे डिफेंस डील साइन हुए थे और उनमें से कुछ की डिलीवरी पहले से पूरा हो चुका है। इसमें स्पाइस 2000 बॉम्ब्स और डबे मिसाइल के ऑर्डर शामिल है। वहीं पर फाल्कन एक्स और प्रोजेक्ट चीता को भी अप्रूवल मिल चुकी है, जिसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश किया जा रहा है। इनमें से प्रोजेक्ट चीता के अंदर हमारे सभी हेरॉन ड्रोन्स को आर्म ड्रोन में कन्वर्ट किया जाएगा और एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन के साथ साथ एंटी टैंक मिसाइल को भी फायर कर पाएंगे। और अभी तो भारत की तरफ से बैराकेड सिस्टम को भी इंडक्ट करना शुरू कर दिया गया है, जिनकी कीमत लगभग 30,000 करोड़ के आसपास होने वाली है। अगला अपडेट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पिछले कुछ दिनों में कोई भी ऑफेंसिव हरकत देखने को नहीं मिला है, लेकिन दोनों ही तरफ से अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में काफी बड़ी मात्रा में ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है। इसी दौरान दोनों ही तरफ से डिसएंगेजमेंट को लेके मिलिट्री लेवल में बातचीत किया जा रहा है, जिसका कुछ खास फायदा यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन अभी चाइना की तरफ से नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और वो नॉर्थ ईस्ट में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से बताया गया कि अभी भारत और चाइना के बीच अल्टरनेट पेट्रोलिंग मेथड को अप्लाई करने का प्लान किया जा रहा है। यानी कि अगर भारत की तरफ से इस हफ्ते बॉर्डर में पेट्रोल किया जाएगा या फिर किसी स्पेसिफिक पेट्रोल पॉइंट में पेट्रोलिंग करने के लिए ट्रूप्स को भेजा जाएगा, तो चाइना की तरफ से उस हफ्ते वहां पर अपनी ट्रूप्स भेजा नहीं जाएगा और ये अल्टरनेट बेसिस पर किया जाएगा। और अभी तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो स्टेटस को मेंटेन हो रहा था उसी को मेंटेन किया जाएगा। लेकिन दोनों ही आर्मी को ये बात पता होगा कि कौन किस पेट्रोलिंग पॉइंट में किस वक्त पेट्रोलिंग करने के लिए जा रहा है, जिस वजह से पीपल लिबरेशन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच आमना सामना नहीं होगा और इसे दोनों के बीच हो रही फेसअप को कम किया जा सकेगा। और इसे अभी नॉर्थ ईस्ट से लेकर लद्दाख में भी अप्लाई करने का एम रखा गया है। इसको नॉर्थ ईस्ट में भारत और चाइनीज आर्मी के लोकल कमांडर्स के बीच हुई बातचीत के दौरान तय किया गया है। यहाँ पर पीपल लिबरेशन आर्मी के कमांडर का ये कहना है कि पहले भारत की तरफ से नॉर्थ ईस्ट में और चाइना बॉर्डर में बेहतर रोड कनेक्टिविटी नहीं था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था, जिस वजह से फेसअप कम होता था। लेकिन अभी जब भारत की तरफ से इंडो चाइना बॉर्डर में डेवलपमेंट करना शुरू किया गया है, तब से फेसअप ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये जो फॉर्मूला अभी पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से दिया गया है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में दिया गया है। इसको वो लद्दाख में अप्लाई करने के लिए राजी होंगे या नहीं होंगे, इसको लेके थोड़ा डाउट है। और भारत का यह भी कहना है कि इसको लागू करने के लिए चाइना को पहले फिंगर 8 तक वापस जाना पड़ेगा और ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद फिंगर 8 तक इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करने के लिए जाएगी और पीपल लिबरेशन आर्मी भी फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने के लिए आ पाएगी। लेकिन जिस हफ्ते इंडियन आर्मी फिंगर 8 तक जाएगी, वहां पर पीपल लिबरेशन आर्मी नहीं आएगी। ऐसा करने से दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास होता रहेगा और साथ ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव को भी बढ़ने से रोका जा सकेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।